अहोय व्हाट्सअप गाइस, इट्स बियोफिस्टाई और आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में तुम्हारा सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी वाइज चल रहे हैं और साथ ही में साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दे रहे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करके समझा दे रहे हैं और पूरा समझाएंगे और सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे तुम देख सकते हो, इसमें मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, तो देख लो तुम लोग। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो जो चीज़ें मतलब उससे हम लोग समझ रहे हैं उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं रिटन फॉर्म में। और इसके बाद हम लोग वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, जो सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई से उसको भी देखेंगे। और करीबन 7 नंबर सीबीएसई से जो अभी सैम्पल पेपर आया है वो आज की क्लास से तुम समझ जाओगे, क्योंकि आज हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हम लोग कोई एक्टिविटी भी नहीं छोड़ेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, क्या कंक्लूजन आ रही है, वो सब करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। देख सकते हो तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, और जैसे देख लो अभी हम लोग का जैसे ही ख़त्म होगा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि याद कैसे रहे, क्या माइंड मैप होना चाहिए, क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो हम लोगों ने किया है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक पेज में तुम्हारा पूरा समझाया जा रहा है कैसे पूरा जो न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग समझें उस पूरे को समझाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और जैसे तुम्हारा जो ह्यूमन सिस्टम होता है वो तो हम लोगों ने इतने में ही समझा दिया है। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें, तुम बस करते जाओ। उसके बाद जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन है सब कुछ होगा, कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा, सब कुछ होगा। आओ शुरू करते हैं अपना न्यूट्रिशन चैप्टर। मस्त था। तो यार देखो, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, मतलब लाइफ प्रोसेसेस सुन के तुम्हें क्या समझ आता है, मतलब ज़िंदगी में कौन कौन से काम हो रहे हैं हम लोगों के साथ डे टू डे। तो क्या होता है, तुम उठते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो। ठीक है, तो जो तुम खाना खाते हो वो तुम्हारा पहला प्रोसेस हो गया, मतलब तुम कुछ खा रहे हो। उसके बाद वो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है तो फिर वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड से मिल जाता है और ब्लड में मिलने के बाद वो बॉडी में जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। जगह जगह पे, हाथ पे, पैर पे, तुम कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई चीज़ बोल रहे हो, तो उन सब चीज़ में हम लोग की एनर्जी लग रही है, तो वो उसी फूड से आता है जो हम लोग खाते हैं। उसके बाद और सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग सांस लेते रहते हैं। हर समय सांस क्यों ले रहे हैं, सांस इसलिए रह रहे हैं कि जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करके, उसको ऑक्सीडाइज करके हम लोग उससे एनर्जी निकाल सकें, इसलिए हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग डेली सांस ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सांस लेने के बाद हम लोग खाएं उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो उसका वेस्ट और बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं अपने बॉडी से। तो ये सब हम लोग के लाइफ प्रोसेस हो गए। और जब तक एक आदमी के बॉडी के लाइफ प्रोसेस ढंग से चल रहे हैं तब तक हम लोग कह सकते हैं कि वो आदमी जिंदा है, वरना वो मर गया है। ठीक है, तो वही है इस पेज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेज में सबसे पहले बात चल रही है कि कैसे बोलते हो कि कोई इंसान जिंदा है या मरा है, कोई चीज़ कैसे बताओगे कि तुम वो जिंदा है कि नहीं। तो तुम क्या कहोगे कि वो सांस ले रही है तो कह देंगे हाँ जिंदा है, लेकिन प्लांट को तो तुम सांस लेते हुए नहीं देख सकते हो, तो तुम कहोगे उसकी पत्तियां हरी हैं तो मैं बोल दूंगा कि वो जिंदा है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के कलर ग्रीन नहीं होते, तो तुम कहोगे कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो। तो तुम कह सकते हो ब्रीदिंग हो गया, चेंज ऑफ बॉडी हो गया, अपीयरेंस हो गया, मूवमेंट हो गया, और कोई भी ग्रोथ रिलेटेड और नॉट किसी भी टाइप का मूवमेंट हुआ तो वो तुम कह सकते हो कि वो कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव है। ठीक है, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल्स नहीं, जैसे तुम बैक्टीरिया समझ लो, तो बैक्टीरिया की मूवमेंट तो तुम देख नहीं सकते हो, तो फिर वो कैसे तुम बताओगे कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो गए। तो एक क्वेश्चन आता है, इज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। तो इसका आंसर है येस। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ना, वही इंसान को या बॉडी को जिंदा रखती है। कैसे? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती हैं, दे आर नीडेड फॉर द बॉडी टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ड्यू टू दी इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो हमारी इन्वायरमेंट है वो हर समय एक ऑर्डर को तोड़ने में लगी रहती है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे वो ऑर्डर टूटेगा, तो हम लोग को उसको रिपेयर करते रहना है। द ब्रेक डाउन ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर उसको ब्रेक डाउन करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको अपना स्ट्रक्चर रिपेयर करते रहना है और मेंटेन करते रहना है, वरना उनका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा और वो लोग मर जाएंगे। तो मेन मोटिव क्या होता है कि जिंदा रहना है, इसीलिए तो आदमी रिप्रोड्यूस भी करता है ताकि उसके जो वो जीन्स हैं वो कैरी ऑन होती रहे, वो ख़त्म ना हो कभी। ठीक है,
ठीक है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल ऑल टाइम। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये मॉलिक्यूल से ही तो बने हैं। मतलब तुम अपने आप को सोचो, तुम किससे बने हो? तुम ऑर्गन से बने हो। ऑर्गन किससे बने? टिश्यू से बने। टिश्यू किससे बने? सेल से बने। और सेल किससे बने? सेल ऑर्गेनल से बने। तो देख लो, एक हायरार्की बनी हुई है। तो इसमें जो सबसे बेसिक आ गए सेल ऑर्गेनल्स, वो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए, तो उनकी मूवमेंट बहुत नेसेसरी है। वरना सेल मरते जाएंगे तो धीरे धीरे तुम्हारी टिश्यू मर जाएगी, फिर ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और इंसान मर जाएगा। तो यही इसमें डिस्कशन हुआ है। तो क्या एक एक फैक्ट है कि जो वायरस होते हैं वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं, इसीलिए वो कंट्रोवर्सी खड़ी होती है कि वायरस जिंदा है कि नहीं। ठीक है। आगे आते हैं। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? क्वेश्चन आया, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? तो इसका यही आंसर है जो मैंने बताया, क्यों नीडेड है। टू प्रिवेंट डैमेज एंड द ब्रेक डाउन। ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है लिविंग स्ट्रक्चर का, वो कीप इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग, मतलब वो टूट सकता है। ठीक है, ओवर टाइम। सो इफ इट ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लाइफ। तो वो मैंने बताया कि अगर टूट गया उसका जो ऑर्डर है वो अलाइव नहीं रहेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? उसको रिपेयर करना है और मेंटेन करते रहना है। तो यार ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना इनको मेंटेन करने के लिए, जो मैंने बताया कि खाता है, उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, इन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये जो मेंटेनेंस जॉब है इन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या हायरार्की हो गई? टिश्यू, टिश्यू सेल से बने, सेल किससे बने? सेल ऑर्गेनल से बने। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेसेस? मेंटेनेंस प्रोसेसेस ही लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो क्या हुआ? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वही लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितना भी मेंटेनेंस की जॉब है, वो सब एनर्जी रिक्वायर करती है कि नहीं? मतलब तुम खुद सोचो, तुमको क्रिकेट खेलने जाना है तो तुम क्या, उसके लिए तुम कुछ खा पी के अच्छे से पानी वानी पी के नीचे जाओगे ना, कि तुम डिहाइड्रेटेड ना हो जाओ, तुम थक ना जाओ। तुम्हें फुटबॉल खेलने जाना है तो तुम मतलब खा पी के जाओगे, ऐसे नहीं कि मरे हुए हो और तुम जा रहे हो डिहाइड्रेटेड हुए पड़े हो। ठीक है। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हाँ, तो फूड के माध्यम से बाहर से आती है। ठीक है। ठीक है। तो क्या हो गया? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कौन सी डेफिनेशन आ गई? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देखते हैं। आओ भाई आओ। Since these maintenance jobs are needed to prevent the damage and the breakdown, energy is needed for them. वो मैंने बताया, एनर्जी चाहिए तभी वो मेंटेनेंस कर पाएगी। उस किसी भी चीज़ को एटीपी फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है ना, सेल की, हम लोगों ने पढ़ा था 8th क्लास में। तो वो एटीपी फॉर्म में उसको एनर्जी चाहिए ही। ठीक है। एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जो एनर्जी आती है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी आती है, फूड के माध्यम से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब द फूड विच वी कॉल द फूड, टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हम लोग का जो ये अर्थ है ना, ये एक तरीके से इसके ज़्यादातर जितने भी कंपाउंड हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। कार्बन बेस्ड हैं और या तो हाइड्रोकार्बन बेस्ड हैं। हाइड्रोकार्बन बेस्ड हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक हो जाते हैं, और बस कार्बन बेस्ड होते हैं तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डिस्कशन होगा। ये वाली भी एक पॉइंट है। इफ़ द बॉडी साइज हैज़ टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड देना होता है, उसको ज़्यादा प्रोटीनियस फूड देना होता है, उसको हर वक्त दूध पिलाना होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को ग्रो करना है। जबकि एक मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको उतनी ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, उसको बस थोड़ी बहुत फूड की ऐसी ज़रूरत हो जाती है जो उसको एनर्जी दे सके, ताकि उसकी प्रोसेसेस चलती रहें। ठीक है। ठीक है। Since life on Earth depend upon carbon-based molecule, most of these source is also food source is also carbon-based. ठीक है। ठीक है। Now, depending upon the complexity of these carbon-based source, different organism can use different kind of nutritious process. अब यहाँ पे डिवीजन आ गया कौन सा? ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, कौन से कार्बन कंपाउंड यूज़ करते हैं? वो वाले कार्बन कंपाउंड यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, जैसे
जैसे जैसे अपना CO2 यूज़ करेंगे प्लस वाटर यूज़ करेंगे और उससे वो अपना फूड बनाएंगे, जबकि हम ह्यूमंस, हम हेट्रोट्रॉप्स क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, जैसे ग्लूकोज, वो एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गया कि जो जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वे ऑफ न्यूट्रिशियस भी बदल जाते हैं, वो कैसे न्यूट्रियल प्रोसेस करते हैं अपना, ठीक है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे फिर मैंने मेंशन किया है, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं भाई दूसरे वाले पार्ट पे अपना, क्या है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन, जैसे रेस्पिरेशन में पूछूं तो क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब रेस्पिरेशन तुम्हारा क्या एक व्यू है कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। यार रेस्पिरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि जो हमारा फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करके, रिड्यूस करके हम लोग को उसको ब्रेक डाउन करना होता है ऐसे यूनिफॉर्म मैटर में कि वो पूरे बॉडी में एनर्जी दे सके। तो उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में वो क्या कहते हैं, चेंज करने के लिए हमको उसको कंबस्ट करना होता है, उसको हम लोग उसको जलाना होता है, एक तरीके से बर्न करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। अब जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म तो उसका नेचर कंट्रोल नहीं कर सकता है, इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रेक डाउन। जैसे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में टूटेगा, या तो अमीनो एसिड में टूटेगा, या तो फैटी एसिड में टूटेगा, या तो ग्लिसरॉल में टूटेगा। वो अब आगे की बात बता रहा हूँ, अभी उसके ऊपर नहीं जंप करते, अभी यहीं रहते हैं, ठीक है, ठीक है। These sources of energy therefore needed to be break down and or build up in the body. अब इसको break down करना होता है बॉडी में, ठीक है। तो and must be finally converted into uniform source of energy, जो मैंने बताया था, ठीक है। That can be used for various molecular movement. किस लिए ये एनर्जी किस लिए चाहिए, अपने मेंटेनेंस जॉब करने के लिए। और मेंटेनेंस जॉब के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For this a series of chemical reaction in the body is necessary. अब ये कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, सबसे कॉमन जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो होती हैं हम लोग के बॉडी में। इज अ कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। ये क्यों यूज करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना होता है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वाला चैप्टर ही अभी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। And some of the most common chemical means to break down the molecule, ठीक है। For this many organism can use oxygen as the source from outside the body. जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं अपने स्टोरेज के लिए, ठीक है। मतलब प्लांट तो एक तरीके से डिफरेंट ही हो गया, क्योंकि वो तो ऑटोट्रॉफ है और हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं, ठीक है, ठीक है। For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of the food source for cellular need is what we call respiration. क्या भैया क्या, वो जो हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना। सांस में क्या लेते हो तुम, ऑक्सीजन लेते हो। तो ऑक्सीजन लेके क्या करते हैं, कंबशन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बॉडी में, ताकि जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके सेलुलर नीड्स के लिए, ठीक है, समझ गए। तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ है ना, अब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों का वे ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों का वे ऑफ एक्सक्रिएशन, दोनों का वे ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों का वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम नहीं होगा, है कि नहीं। तुम खुद सोचो कि एक छोटा सा सिंगल सेल्ड है और एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, उनके अंदर लाखों खरबों सेल्स हैं, तो डिफरेंट तो होगा ही ना।
तो वही अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन इज नीडेड, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नीड ही नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। अब वो जो एक सिंगल सेल्ड है उसके लिए तो पूरा इन्वायरमेंट से उसका कॉन्टैक्ट है ही है हर जगह से, तो वो क्या करता है, वो उसी से डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना काम कर लेता है। लेकिन जैसे ही बॉडी साइज इंक्रीज होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाता है तो क्या होता है, ऑल सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे हार्ट के अंदर की कोई सेल है तो और जो तुम्हारे स्किन के ऊपर की जो सेल है वो क्या दोनों इक्वली इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है? नहीं है ना। तो वही बात हो रही है। थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दी सेल। सिंपल डिफ्यूजन से वो काम हो ही नहीं पाएगा, पगला जाओगे, मतलब हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए होता भी नहीं है। In multicellular organism, various body parts have been specialized for specific function. हमारे बॉडी में हर पार्ट के स्पेसिफिक फंक्शन है। आँख का अपना फंक्शन है, स्किन का अपना फंक्शन है, बोन का अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना फंक्शन है, लंग्स का अपना फंक्शन है, ब्रेन का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है। तो हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। ठीक है। And with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be function of a specialized tissue. हाँ, जैसे हम लोग के बॉडी में फूड लेने का माउथ है, फिर एसोफेगस है, फिर हम लोग का स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद लॉन्ग इंटेस्टाइन है। तो इतना सब चीज़ें हैं, इतने स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए हैं। और सांस लेने के लिए भी है हम लोग का लंग्स है, नोज है, ये पूरा सिस्टम है। विंड पाइप है, तो ये पूरा सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। तो वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। अब जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ शायद मैंने स्किप कर दी। वो क्या है कि जैसे जो फूड होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ वो कंबस्ट होके उसको हम लोग बना लेते हैं एक यूनिफॉर्म एनर्जी के सोर्स में, तो उसके बाद उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है। सोचो तुम्हारे भागना है तो तुम्हारे पैर की मसल्स को चाहिए ना एनर्जी, लेकिन अब जैसे ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में रिएक्शन हो रहा है तो उसकी एनर्जी तुम्हें पैर में देनी है, तो तुम्हें एक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एनर्जी वहाँ से वहाँ तक। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोग की बॉडी का एक लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो गया, द सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct। देखो जब भी ऑक्सीजन जैसे मान लो तुम्हारा, हम लोग बॉडी में ह्यूमन का ही देखें तो क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, हम लोग के बॉडी में कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन वाला, तो उसको हम लोग एक्सहेल करते हैं आउट ऑफ। तो उसी तरीके से जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ हार्मफुल भी बन जाते हैं, टॉक्सिन मटेरियल आ जाते हैं, तो इनको रिमूव करना होता है, क्योंकि ये बस वेस्ट नहीं होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, they create byproduct that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful, वो harmful भी हो सकते हैं। These waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। ठीक है, तो excretion का क्या हो गया, these waste byproducts are needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। ठीक है, तो अब देखो अगेन जो बॉडी का बेसिक रूल होता है वो हर चीज़ के लिए एक बेसिक ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू बना देती है उस प्रोसेस करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी सिस्टम है ऑफ एक्सक्रिएशन का। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, design in multicellular organism are followed। A specialized tissue for excretion will be developed, जो होता है, which means that transportation system will also need to transport waste। अब जैसे देखो तुम्हारा ब्लड से तुम्हें वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करना होगा, तुमको मतलब बॉडी से अच्छी चीज़ें नहीं, ऑक्सीजन और फूड ही नहीं, वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू दीज एक्सक्रेटरी टिश्यू। ठीक है। तो अब यार एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों बताया था।
जैसे तुम्हारे स्किन की जो सेल है और जो तुम्हारी हार्ट की सेल है, उन दोनों को इक्वल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो अपनों को कंप्लीट नहीं होगा उस प्रोसेस के लिए, मतलब कम पड़ जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलोगे? आंसर बोलोगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ऑल द बॉडी सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ नहीं है ना। देयर फॉर every cell of the body will not get oxygen as per needed by the process of diffusion from the environment। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन से वो काम चलेगा ही नहीं। Therefore, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism। diffusion से काम ही नहीं चलेगा, भाड़ में जाए diffusion। ठीक है, what criteria do we use to decide whether something is alive? कैसे बोलते हो? ओ भाई इसके चेक करो सांस ले रहा है, जिंदा है कि नहीं, ऐसे ही बोलते हो ना। तो वही चीज़ है जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कैसे बताते हो तुम किसी को, तो तुम क्या कहोगे? द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर सम थिंग इज अलाइव इज आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। वो सांस ले रहा है कि नहीं, मर गया है कि जिंदा है। However, living beings also show growth and movement। जैसे लिविंग बीइंग्स के अंदर ग्रोथ भी होता है। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, पेड़ जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ग्रोथ शो कर रहा है और मूवमेंट शो कर रहा है। हम लोग तो भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सारे चीज़ कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ बीइंग अलाइव। ठीक है, what are outside raw material used by an organism? क्या होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल तुम यूज़ करते हो नॉर्मल डे लाइफ में? कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हो भैया? कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हो? कौन से करते हो, कौन से करते हो, कौन से करते हो? ऑर्गेनिक बताया ना, कौन से? ह्यूमन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं एज रॉ मटेरियल। हेट्रोट्रॉफ्स यूज़ फूड एंड ऑटोट्रॉफ्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा क्या कहते हैं, कार्बन बेस्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसको थोड़ा कलर ब्लैक करने दो, इससे करते हैं। जो अपने कार्बन बेस्ड होते हैं, कार्बन बेस्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं अपना एज सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक वैसे नहीं होगा, यहाँ पे वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, ओ कार्बन बेस्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल। हेट्रोट्रॉफ यूज फूड एंड ऑटोट्रॉफ यूज, मतलब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग तो डायरेक्ट फूड यूज़ करते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? वो मिनरल यूज़ करते हैं ग्राउंड से, जो उनको सॉइल से मिनरल मिलता है। वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हर ही ऑर्गेनिज्म करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What processes would you consider essential for maintaining life? क्या processes? वही 4 प्रोसेस। कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ठीक है, बहुत बेसिक था। आगे बढ़ते हैं अपना मेन पार्ट पे, न्यूट्रिशन पे आते हैं, जो आज इस टॉपिक का हेडिंग है। जो इस टॉपिक ये जो आज पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो यार न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? जो हम लोग के एवरीडे लाइफ के एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। तुम फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो तुमको एनर्जी चाहिए, तुम बिना एनर्जी के नहीं खेल सकते हो, खेल ही नहीं पाओगे। तुम्हें साइकिल चलाना है, तुम्हें एनर्जी चाहिए। तुम्हें चलना है, तुम्हें एनर्जी चाहिए। तुम्हें बैठे तक रहना है तो भी तुम्हें एनर्जी चाहिए। तुम्हें दिमाग चलाना है तो भी एनर्जी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। और किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए? एनर्जी, हे भगवान एक सेकेंड, और किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म आवर एवरीडे एक्टिविटीज एंड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। We also need materials from outside the body to grow, develop, synthesize protein and other stuff needed by the body। ठीक है, समझे? हम लोग को जब ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए आउटसाइड से। तो हम लोग के लिए एनर्जी और मटेरियल बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। समझे? हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? अब ये क्वेश्चन आया, कैसे पाते हैं वो लोग अपना फूड? तो देखो, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। अब डिपेंडिंग ऑन वो कैसे नेचर से ले रहे हैं, उस हिसाब से वो डिफरेंट है। ठीक है, सिंपल तरीके से ले रहे हैं तो ऑटोट्रॉफ हैं, और कॉम्प्लेक्स तरीके जैसे हम लोग ले रहे हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो दी जनरल एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। उन सब लोगों को एनर्जी और मटेरियल चाहिए, बट
इट इज फुलफिल्ड बाई डिफरेंट वेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे अप्लाई करते हैं. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ कार्बन. ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था वहाँ गलत लिखा है. कहाँ गलत लिखा था, कहाँ गया, यहाँ पे एनी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, सही कर दूंगा मैं. चलो तुम्हारे नोट्स में सही भी रहेगा. ठीक है. तो इनऑर्गेनिक सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, समझे समझे. मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो यार लाइक करो और शेयर करो, बहुत ज़रूरी है इस चैनल को. मैं चाहता हूँ कि इस महीने के एंड तक कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएँ. 350 पे अटके हुए हैं, जल्दी से 1000 करवाओ भाई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. These organisms are autotrophs which include green plants and some bacteria. कुछ बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया वो यूज़ करती हैं क्या, इनऑर्गेनिक सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उससे अपना फूड बनाती है. ठीक है, ठीक है. अदर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग हैं यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि वो प्लांट्स बना के देती हैं, वो जो ऑटोट्रॉफ्स बना के देती हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसलिए हम लोग डिपेंडेंट हो गए ऑटोट्रॉफ पे और हम लोग पेड़ काटते हैं. कितने ख़राब हैं हम लोग. These complex substances have to be broken down into simpler one. इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपल वन में, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता है. जैसे ये दोनों लोग असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर में. ठीक है, ठीक है. बिफोर दे कैन बी यूज्ड अप फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट जो कि इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने में मदद करें. तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या हुई, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो कि यूज होते हैं ऑफ टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन. ठीक है, ठीक है. थस हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स और फंगाइस. ठीक है, ठीक है. अब आते हैं ऑटोट्रॉफ पे. ऑटोट्रॉफ बहुत भयंकर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं ऑटोट्रॉफ. प्यारे प्यारे सिंपल चीज़ें करते हैं और इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें कर देते हैं. ठीक है, ठीक है. तो डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफ को. तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं ना, ऑटोट्रॉफ का जो क्या नीड होता है हम लोग का, यहाँ पे क्या था, कार्बन की नीड थी और एनर्जी की नीड थी जिंदा रहने के लिए. अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक फॉर्म में. कहाँ गया, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तुमको कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनकी कंप्लीट करता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो द कार्बन एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पता है यार, फोटोसिंथेसिस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आता होगा. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. ठीक है, क्या किया, वो आउटसाइड से उन लोगों ने चीज़ें ली. जैसे उन लोगों ने आउटसाइड से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया और उसको कन्वर्ट किया इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि स्टार्च होती है इन लोगों में. ठीक है. वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिनको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं. कहाँ थे, यहाँ थे. हाँ, दिस मटीरियल इज टेकन इन फॉर्म, जो अभी मैं बता रहा था, दिस मटीरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्लोरोफिल. तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए रिएक्शन में. वो पहले वाले चैप्टर में बताया गया था ना कि जब रिएक्शन के एरो के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे कुछ लिखा जाता है तो वो क्या होते हैं, वो दोनों कंडीशंस फॉर दी रिएक्शन होते हैं कि उन्हीं कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं. मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उन चीज़ों का. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. ठीक है. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसी से एनर्जी मिलती है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो. ठीक है. और क्या हुआ, अब ये जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की थी, जब इन लोगों ने इसको यूज़ कर लिया और फिर एक्स्ट्रा हो गई, एबेंडेंस में हो गई, तो उन्होंने इसको स्टोर कर लिया इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये स्टोरेज जो कर रहे हैं इसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व. इंटरनल एनर्जी रिजर्व, इसको याद रखो. इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स ऑफ प्लांट इज स्टार्च एंड इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ ह्यूमंस is glycogen. ठीक है, ठीक है, ठीक है.
तो द स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में ये लोग स्टोर कर लेते हैं, विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी यूज होना होता है यूज कर लेगा। सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर वी गेट द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड इन आर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये तुम मार्क कर सकते हो नोट्स के फॉर्म में। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, हाँ तो चलो यार अब करते हैं फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन और समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं। अगर तुम ना ये वाला केमिकल रिएक्शन ही तुमको बस याद है, बस ये याद है अच्छे से, तो तुम जितने फोटोसिंथेसिस में जितने भी ये 3 स्टेप होते हैं वो सब याद रख लोगे। और तुम तो इस वाले पार्ट से, बस इतने पार्ट से 2 नंबर का सवाल आया है सैम्पल पेपर में जो अभी 2020 के लिए आया है। तो बस अगर किसी को ये अच्छे से याद रहे तो वो इसको याद रख सकता है। तो इसको समझो, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझो। क्या है ये केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखना। अभी देखो, ये तो हम लोग को बचपन से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। ठीक है, बट मेन चीज़ समझने की क्या चीज़ है कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, इस एरो को मैं बता रहा हूँ कहाँ से तुमको याद रखना है, रटने की तरीका बता रहा हूँ। इस एरो के ऊपर क्लोरोफिल और सनलाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल की बहुत ज़रूरत है। तो अब क्लोरोफिल क्या करता है, अपना सनलाइट को अब्जॉर्व करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि जो अपना ये है क्लोरोफिल, वो सनलाइट को अपना क्या करता है, कैप्चर करता है और उसको एब्जॉर्व करके उसको कन्वर्ट कर देता है अपने केमिकल एनर्जी में। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। क्या हुआ कि क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व किया और उसको कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एनर्जी बनी ना केमिकल एनर्जी ने, उसने ये जो वाटर है इसको तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर को तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। क्या हुआ कि ये जो यहाँ से सनलाइट की एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्व की थी उसको उसने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी ने इसको तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, समझ गए। लास्ट स्टेप, अब ये लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं ना चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने। उसमें क्या होता है, उसके अंदर भैया ये जो अपना क्या कहते हैं, कभी भी किसी भी केमिकल में अगर हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। और अगर किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और रिड्यूस होके क्या बन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो कि है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और यहाँ का जो ऑक्सीजन बचा था वो वैसे ही बचा रह गया। समझे, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो तुमको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा याद रहेगा। फिर से एक बार करवा दूं रिपीट, क्या हो रहा है, सबसे पहले ये रिएक्शन वाले में क्लोरोफिल क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है सनलाइट को। सनलाइट क्या कर रहा है, सनलाइट जाके अपना वाटर को, सनलाइट जो कि अपना केमिकल लाइट एनर्जी था उसको क्लोरोफिल ने केमिकल एनर्जी में चेंज किया। फिर ये जो केमिकल एनर्जी है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दे रहा है। हाइड्रोजन फिर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को जाके रिड्यूस कर दे रहा है कार्बोहाइड्रेट में, और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। याद रहेगा। ठीक है, चलो अब इवेंट्स देखते हैं कि क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वही जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली वही यहाँ लिखी है। क्या हो रहा है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आखिरी स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है फॉर दिस केस। समझे, यहाँ तक क्लियर भैया, क्लियर। भाई देखो, कोई भी डाउट हो पूछो कमेंट में, मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है, लेकिन रिलेटेबल पूछना, पता चले मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ तुम पूछ कुछ रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर
अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसको निगलेक्ट मत करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें क्या कह रहा है, दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर दी अदर इमिडिएटली। यहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि क्या ये ज़रूरी है कि ये सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो वन आफ्टर दी अदर इमिडिएटली हों, और पूछा था अगर नहीं तो रीज़न दो, एग्जाम्पल दो, मतलब क्या एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या है कि नहीं, नीड नॉट टेक वन आफ्टर दी अदर, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल में है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट पता है क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट रात में अपना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर बहुत होता नहीं है, तो हर समय वो लोग रिस्क नहीं कर सकते हैं, तो पहले से ही स्टोर बना के रखते हैं कि सुबह सुबह जैसे ही सनलाइट आए वो जितना फूड बना सके बना लें। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। सुबह सुबह जो क्लोरोफिल एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है उसको फिर वो क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी में करके कार्बोहाइड्रेट को जितना वाटर उसके पास होता है उससे वो अपना खाना ग्लूकोज बना लेती है। समझे, समझे, क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, तुम अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे तो तुम क्या कहते हैं कैसे लीफ में क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। एक बार इस पे आँख मार लो अच्छे से। देखा। अब देखो लीफ का स्ट्रक्चर में क्या होता है, लीफ में ना जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लगी है। हर लीफ के ऊपर थोड़ी बहुत वैक्सी कोटिंग होती है। सबसे ज़्यादा वैक्सी कोटिंग पता है कौन सी लीव्स के ऊपर होती हैं, बताओ? कैक्टस के ऊपर होती हैं, कैक्टस के ऊपर सबसे ज़्यादा कोटिंग होती है वैक्स की। रीज़न तुम लोग कमेंट डाउन करना कि क्यों ऐसा होता है, जो करेगा उसको मैं पिन करूँगा और उसको मैं सल्यूट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, वैक्सी कोटिंग सबसे ज़्यादा डेजर्ट वाले प्लांट में होती है, कैक्टस में, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहली वैक्सी कोटिंग हो गई ऊपर, उसके बाद एक अपर एपिडर्मिस है, जैसे हम लोग की स्किन ऊपर एक है लेयर, उसी तरीके से एक लेयर है। उसके बाद हमारा क्लोरोप्लास्ट हैं ढेर सारे, ताकि वो तुरंत देखो ऊपर तुरंत है, ताकि जैसे ही सनलाइट पड़े वो इसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और देखो कितने ढेर सारे नंबर में है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट की एनर्जी को। फिर देखो अब ये जो नीचे वाला सरफेस है लीफ का, वो देखो वहाँ पे एक ओपनिंग बनी है, जैसे ये वो लेयर है, जैसे वैक्सी लेयर है, और यहाँ पे एक ओपनिंग बनी है। यही जो ओपनिंग होती है इसी को स्टोमेटा कहते हैं, इस ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं। और ये ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग इसका कौन देख रहा है, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही इसकी ओपनिंग क्लोजिंग देख रही है, ठीक है। जब इनके अंदर वाटर आता है तो ये स्वेल हो जाते हैं और खुल जाते हैं, और जब इनके अंदर वाटर नहीं होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो जैसे ये खुलता है, यहाँ पे एयर इतनी जो स्पेसेस हैं उसके अंदर अपना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और इनके अंदर रिएक्शन होता है, और फिर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो इसी स्पेस से बाहर निकल जाता है। समझे, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भैया, क्लियर है। क्या है, बहुत ही आसान है यार, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब प्रोसेस देख लेते हैं। If you carefully observe a cross section of the leaf under the microscope, some cell contains green dot। ये वाले जो green dot हैं, यही green dot जो है ना वही क्लोरोप्लास्ट अपने। These green dots are cell organelles which are called chloroplast which contains chlorophyll। इसीलिए green है क्योंकि क्लोरोफिल होता है और इन्हीं के अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी 6.1 है, इसको एक बार देख लो, मैं फिर समझा देता हूँ। एक्टिविटी 6.1 ये वो वाली लीव्स होती है ना जिनके अंदर क्या कहते हैं पैचेस हों, और वो पैचेस जहाँ पे पैचेस हैं वहाँ पे अपना क्या नहीं है, अपना क्लोरोफिल नहीं है, तो वहाँ पे स्टार्च प्रोडक्शन होता नहीं है। तो इसको एक बार तुम पढ़ लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर पता है क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग वो प्रूफ कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि प्रूफ करो कि क्या कहते हैं जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल का रीजन होता है वही अपना स्टार्च प्रोड्यूस करता है। तो ये है इस एक्टिविटी का एम।
टू प्रूव दैट ओनली द रीजन विच कंटेन्स क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस द स्टार्च। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, आयोडीन एक्सपेरिमेंट, आयोडीन सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में अगर वो ब्लू हो जाता है तो स्टार्च कंटेन करता है। ठीक है, तो फिर ये जब एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे तो पाएंगे कि जो ग्रीन रीजन था जहाँ क्लोरोफिल था वहीं पे अपना कलर भी ब्लू हुआ है। ये हम लोग चेक कैसे करेंगे कि एक लीव लेंगे उसको डार्क में रखेंगे ताकि इसको और प्रोड्यूस ना कर पाए और जितना उसके पास स्टार्च था वो कंज्यूम कर ले, और फिर इसको थोड़ी देर हम लोग रखेंगे लाइट में ताकि ये क्या कहते हैं वहाँ पे ही वापस रिएक्शन हो और स्टार्च प्रोड्यूस हो, और उसके बाद फिर इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और इससे मतलब ऐसे करेंगे कि इसका ऊपर के मेम्ब्रेन टूट जाए, जितने भी ऊपर के मेम्ब्रेन है टूट जाए। ठीक है, ऊपर के मेम्ब्रेन इसके टूट जाएं और क्या कहते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के भी मेम्ब्रेन टूट जाए ताकि ये एकदम ड्रेन्ड आउट हो जाए, कलरलेस हो जाए। ठीक है, ये जब ये होगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद इसको आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से रीजन में अपना स्टार्च प्रोड्यूस था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 6.1 क्या होगी। ऑब्जर्वेशन भैया बताओ जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन होगी ओनली द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द लीफ गॉट द ब्लू कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन वाइल द वाइट पोर्शन जिसमें नहीं था ऑफ मनी प्लांट लीफ डिड नॉट गेट द ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो इससे हम लोग क्या चीज़ बता सकते हैं, इसके अंदर हम लोग को क्या पता चला इस ऑब्जर्वेशन से? इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च। ठीक है, ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इसकी एक्सप्लेनेशन कोई खास बहुत मुश्किल है नहीं, हलवा ही है। A vegetation leaf contains green as well as नॉन ग्रीन प्लांट। अब ये उन लीफ की खासूसियत बता रहा है, जैसे मनी प्लांट है कि उसमें ग्रीन पार्ट भी होते हैं और पैचेस भी होते हैं जिसमें नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। ठीक है, द ग्रीन पार्ट कंटेन्स क्लोरोफिल वाइल द नॉन ग्रीन पार्ट इज डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो बिगिन विथ अ फ्रेश एक्सपेरिमेंट, अब पूरा एक्सपेरिमेंट है। पुट अ लीफ इन डार्क फॉर फ्यू डेज, लीव इन द डार्क डू नॉट फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस न्यू स्टार्च। न्यू स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, एंड द प्लांट कंज्यूम्स ऑल इट्स प्रीवियस स्टार्च, जितना भी उसके पास स्टार्च था वो कंज्यूम कर लेता है। नाउ द लीफ इज पुट इन टू द सन, अब उसको सन में रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं स्टार्च प्रोड्यूस करे, ताकि टेस्ट करते वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि उसी पार्ट में हम लोग का स्टार्च बन रहा है, वरना स्टार्च तो पूरे लीफ में फैल जाता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं। Here chlorophyll inside the chloroplast makes new starch। ठीक है, a broken leaf can not transport starch to different plant। ठीक है, ये तो समझ के बहुत easy है। So this starch now remain localized to the green area only, जहाँ पे अपना बन रहा है। ठीक है, now we put the leaf into boiling alcohol। ठीक है, ताकि उसके जितने भी वो है सेल वॉल है, जितना भी उसका क्लोरोप्लास्ट है वो सब ब्रेक हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल ब्रेक्स द सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो मैं बोल रहा था, दिस ब्रेकेज वॉशेस अवेज द क्लोरोफिल इनटू दिस सोल्यूशन। क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट लीफ बिकम्स लूजेस इट्स ग्रीन कलर एंड बिकम्स कलरलेस। ठीक है, ठीक है, द कलरलेस लीफ इज ईजी टू स्टेन। अब उस कलरलेस लीफ को हम लोग स्टेन करेंगे आयोडीन से, और फिर हम लोग को पता चलेगा कि कौन से रीजन में हम लोग का प्रोडक्शन हुआ है स्टार्च का। तो फिर हम लोग को फाइनली ये पता चलेगा कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू, मतलब कि ओनली द ग्रीन पार्ट इज क्या प्रोड्यूसिंग स्टार्च। तो यहाँ वी कैन से इसके एंड में कंक्लूजन कैसे दोगे कि वी कैन से ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च। सिंस द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, वी कैन ऑल्सो से दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ मेक्स स्टार्च। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टोमेटा का फंक्शनिंग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखते हैं स्टोमेटा की फंक्शनिंग। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, क्लास 9 में हम लोगों ने बात की थी। विच आर टाइनी पोर्स। स्टोमेटास क्या होते हैं? स्टोमेटा ये पोर होते हैं, ये स्टोमेटा नहीं होता, ये पोर होता है, जो ओपनिंग है वो है स्टोमेटा। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, ये लीफ के सर्फेस पे होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए वो एक्सचेंज हो रहा है। ये मैंने ऊपर बताया था, कहाँ बताया था कि एक बार क्या कहते हैं यहाँ से अपना वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये तो इतना समझ ही रहे हो। ठीक है,
But it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of the stems, roots, leaves as well. अब ये important है, ये वन मार्कर में आ सकता है. कैसे आ सकता है कि is it true that the stems, roots and leaf also take part in gaseous exchange? तो आंसर होगा yes. यस क्या होता है, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स के थ्रू भी अपना गैसियस एक्सचेंज होता है. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. जब इसको नीड नहीं होती है तो ये बंद कर लेता है, वरना क्या कहते हैं अपना वाटर भी यहाँ से निकल सकता है. कैसे निकल सकता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है. कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. उसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम दिस ओपनिंग, प्लांट की ओपनिंग से इवेपोरेट हो जाता है. उसको सबसे अच्छा कमेंट में जो एक्सप्लेन करेगा उसको भी मैं पिन करूँगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं. हाँ, द प्लांट क्लोजेस दी स्पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड. जब उसको नीड नहीं है तो वो वेस्ट क्यों करवाए अपने रिसोर्स को, उसके रूट्स ने इतने मुश्किल से उसको ढूंढा होगा. ठीक है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग जो रेगुलेट करता है वो अपना गार्ड सेल होता है. ये जो बीन शेप्ड होता है ये रेगुलेट करता है. ठीक है. इसमें जब वाटर होता है तो ये स्वेल हो जाता है, ओपन हो जाता है. जो वाटर नहीं होता है तो ये सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, चिपक जाता है. ठीक है. The guard cell swells when water flows into them. वो फूल जाता है, causing the stomatal pore to open. वो खुल जाता है. ठीक है. Similarly the pore closes if the guard cell shrinks. ठीक है. तो देखो नेचर कितना अच्छा है, उसने ये फंक्शन ऑटोमेटिक कर दिया कि जब भी वो होगा, क्या कहते हैं अपना, वाटर एबेंडेंस में होगा तभी खुलेगा, कभी वाटर कम में होगा तो वो नहीं खुलेगा. कैसे हो गया ऑटोमेटिक प्रोसेस ये, देखो इसका पूरा एक माइंड मैप बनना चाहिए. रटो मत, माइंड मैप बनाओ दिमाग में कि गार्ड सेल का फंक्शन वाटर से कैसे रिलेट करोगे तुम. मतलब तुम्हें कैसे एग्जाम में याद आएगा कि जब पानी आएगा तभी स्वेल होगा और तभी ओपन होगा. अब जैसे ऐसे देखो, जब किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो उसको दे देता है, मतलब उसको वो लुटा सकता है. उसके पास जैसे बहुत पैसा है तो वो उस पैसे को बर्बाद भी कर सकता है. लेकिन अगर किसी के पास बहुत कम पैसा है तो वो उसको एकदम मतलब संभाल के यूज़ करेगा, कम यूज़ करेगा. तो वही इसमें तुम्हें देखो, उसके पास जैसे ही पानी ज़्यादा होगा वो ये पोर खोल देगा ताकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है. लेकिन अगर उसके पास पानी ही कम है तो वो खोलेगा तो उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये उसके लिए लॉस होगा. तो वो दोगुना लॉस नहीं चाहता है. ठीक है. तो समझ गए तुम. आगे बढ़े. एक्टिविटी 6.2 देख लो. इसमें 6.2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे, क्या कहते हैं अपना, वो होता है स्टार्च का प्रेजेंस देखेंगे हम लोग. ठीक है. लीफ के अंदर कैसे होता है. ठीक है. हे भगवान, मेरा गला दर्द कर रहा है बोलते बोलते. देख लो एक्टिविटी, इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं डायरेक्टली. पढ़ लो एक बार जल्दी से जल्दी. हाँ, तो अब एक्टिविटी 6.2 देखते हैं. अब ये देखो, ये एक्टिविटी क्या बात कर रहे हैं. ये एक्टिविटी में ना हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग प्रेजेंस. अब इसका एम, जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ. इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि शो एक्टिविटी टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, तुम एक्टिविटी पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. पढ़ो, जो बच्चे पॉज करके पढ़ेंगे उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बता देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला, KOH. और इसकी खास बात क्या होती है कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है. ये क्या करता है, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसको कार्बोनेट में चेंज कर देता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी क्या है. एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन देखते हैं. अ लीफ केप्ट, देख लो इसमें ये भी बता देता हूँ कि इसमें दो है, एक के साथ रखा है अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब इस वाले का कार्बन डाइऑक्साइड अपना कार्बोनेट में बदल जाएगा, और इसमें नहीं है तो इसमें वो रिएक्शन होता रहेगा. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब इस वाले में डिवाइड हो जाएगा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर स्टार्च प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, लीफ ऑफ प्लांट केप्ट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू, मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस हुआ, ब्लू हुआ आयोडीन में तो स्टार्च प्रोडक्शन हुआ है. विथ आयोडीन सोल्यूशन द प्लांट केप्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट टर्न ब्लू. ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी.
जो मैं अभी बोल रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बेल, अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रखा है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा इस बेल जार के अंदर जितना भी है, और उसको कार्बोनेट में चेंज कर देगा एंड फॉर्म्स इट्स कार्बोनेट, ठीक है, उसको कार्बोनेट में चेंज कर देता है। अब केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस हो रहा है वो क्या होगा, ये अगर पूछेगा इसमें क्या होगा, अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और अपना पोटेशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और वाटर भी इवॉल्व होगा उसके साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, मतलब क्या इसका वो, इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि एज रिजल्ट नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। In the absence of carbon dioxide, plant is unable to do photosynthesis and form starch, ठीक है, ठीक है। So iodine does not turn leaf blue, ठीक है, तो वो ब्लू कलर में होगा ही नहीं क्योंकि स्टार्च है ही नहीं, जितना था वो प्लांट कंज्यूम कर लिया। प्लांट केप्ट इन बेल विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च, ठीक है। सो आयोडीन सोल्यूशन हेयर टर्न्स इट लीफ इनटू ब्लू, अब वो जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा उस वाले लीफ का जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, मतलब ये एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द स्टार्च प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। ये देख लो, ये हो रहा है इसके अंदर, इस रीजन में नहीं हो रहा है और जो रीजन में मिल रहा है उस रीजन में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये डिस्कस करते हैं। Based on the two activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential. अब ये तुम लोगों को करना हो तो कर लो। देखो इसके अंदर क्या करोगे तुम लोग, इसके अंदर तुम लोग एक डार्क रूम में रख दोगे जिसमें नहीं होगा, तो फिर तुम फाइनली फिर आयोडीन टेस्ट करोगे, उसमें नहीं बनेगा तो तुम कह दोगे कि नहीं हुआ है, बेसिक, ठीक है। अब देखो, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, लेकिन मटेरियल रिक्वायरमेंट भी तो होती है भैया। तो अब देखते हैं इसके अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अप देयर बॉडी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखा जाए अब, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला नया पार्ट आ गया, बट दे ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल टू बिल्ड देयर बॉडी, ठीक है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, देखो इसीलिए धरती को माता कहते हैं क्योंकि उसके थ्रू प्लांट्स को फूड मिलता है और उसी से वो अपना फूड बनाते हैं जो कि हमारे लिए फूड होता है, ठीक है, इसलिए धरती माता है। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants, terrestrial plant जो कि अपने टेरेस में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। वो वाले प्लांट जो क्या कहते हैं, रूट के थ्रू ही अपना पूरा वाटर का वो करते हैं, वो वाले नहीं जो कि वाटर वाले प्लांट होते हैं, वाटर वाले प्लांट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, अब उनको भी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन से क्या बनता है, नाइट्रोजन से अपना प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज होता है प्रोटीन, तो उनको भी प्रोटीन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी सॉइल से ही मिलता है प्लांट को, ठीक है, इसीलिए सॉइल को डिग्रेड करना बहुत गलत बात होती है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, अदर कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, नाइट्रोजन यूज्ड इन द नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड्स एंड इट इज टेकन इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। देखो जो प्लांट होता है ना, जो होता है ना प्लांट अपना, ऑटोट्रॉफ्स जितने होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही लेगा नाइट्रोजन को, ठीक है। तो अब इसका क्या हुआ, नाइट्रोजन टेकन अप इन फॉर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, और इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। अब उसके अंदर जो नीचे बैक्टीरिया होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जिन लोगों को याद है उस बैक्टीरिया का नाम बताओ, लेग्यूमिनस प्लांट के जो नॉड्यूल्स में रहते हैं, रूट नॉड्यूल्स में, उनका नाम बताओ जल्दी, जो कमेंट करेगा उसको भी हार्ट मिलेगा और पेन होगा, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वाला जो होता था हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। हाँ यार, तो अब आते हैं उस पार्ट पे जो हमसे सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं और मेरा फेवरेट है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यार जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं इन्वायरमेंट से। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था ना यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स का, यहाँ पे जब डिस्कशन हुआ था ऊपर, कहाँ गया
हेटेरोट्रॉप्स का डिस्कशन यहाँ पे। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या आया था? द ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू फुलफिल देयर एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं नेचर से, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या तो वो अदर एनिमल्स ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं, तो और फिर उनको बॉडी में फिर एब्जॉर्व करते हैं, जिनसे उनका ग्रोथ होता है और अपकीप होता है। और इन कामों को करने में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। इसलिए इस रीजन में तुमको एंजाइम्स का मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी तुम ये पार्ट क्लियर कर पाओगे, वरना तुम्हारे कंफ्यूजन रहेगा। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि अपने काम करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। ठीक है, तो एंजाइम्स का अभी यहाँ पे जितने भी फंक्शन है सारे एंजाइम के देखेंगे हम लोग। तो एंजाइम से ही हम लोग को पता चलेगा कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में करते हैं, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग पूरा देखेंगे अंदर। ठीक है, नीचे तो चलते हैं उस पार्ट पे, हेटेरोटॉपिक के मेरा फेवरेट पार्ट। हाँ, आओ। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस कैसे आता है? डिफरेंस आता है टाइप और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। किस तरीके का टाइप और किस तरीके का अवेलेबिलिटी है ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें तुम क्या कहोगे कि देखो टाइप, अब जैसे इसको मुझे समझाना तो कैसे समझाऊंगा कि जैसे मान लो तुम्हारा फूड है, तो तुम्हारा फूड जैसे मान लो दो एनिमल कंसीडर करो, लॉयन और काऊ। ठीक है, काऊ का जो फूड मटेरियल है वो ग्रास है। ठीक है, ग्रास क्या होता है? स्टेशनरी होता है, वो एक जगह पड़ा होता है। लेकिन लायन का फूड मटेरियल क्या होता है? डियर होता है। डियर क्या होता है? भागता रहता है, तो वो मोबाइल है, वो भाग रहा है इधर से उधर, तो उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको चेस करना पड़ेगा। और जो अपना ग्रास होता है उसके अंदर सेलुलोज होते हैं, और हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल होता है, ह्यूमंस उसको पचा नहीं सकते हैं, बस क्या कहते हैं, काऊ पचा पाती हैं। ठीक है, तो सेलुलोज उनका स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन एपैरेटस, वो भी अलग होगा, मतलब उनका स्टमक और लॉयन का स्टमक दोनों अलग होगा। तो इनका जो जैसे काऊ होगा, काऊ को ज़्यादा मुश्किल काम करना है, उसको ग्रास को बचाना है, तो इसके लिए उनका जो इंटेस्टाइन होगा वो बहुत लंबा होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं अंदर। ठीक है, देखो कुछ बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे? सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। इसमें कौन सा एग्जांपल आता है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल, जैसे तुमने अगर कभी ब्रेड को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट ब्रेड को अगर तुम बाहर रख दोगे कहीं पे, तो अगर उसको कुछ टच नहीं करोगे और ऐसे ही रखे रहोगे, तुम कुछ दिनों में पाओगे कि उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर बन गई है और वो सड़ गया हो। जैसे उसमें क्या हो रहा है ना, उसमें फंगाई एक बैक्टीरिया होगी, एक फंगाई बैक्टीरिया ब्रेड मोल्ड, जो क्या करेगी, उसके ऊपर जाके अपना क्या कहते हैं, उसको पचाएगी, मतलब बाहर ही उसको ब्रेक डाउन कर देगी और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है, और फिर एग्जांपल है ईस्ट का, और ईस्ट किस में काम आता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। और मशरूम काफ़ी अच्छा लगता है, वो हम लोग खाते हैं, वो भी एक फंगाई है जो कि अपना फूड बाहर ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का क्या हो सकता है? अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। एग्जांपल ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा खाना अंदर ले लेते हैं रॉ मटेरियल में और फिर बॉडी के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और क्या एग्जांपल हो गया? और जो लास्ट टाइप है वो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म वो होते हैं जो कि आदमी या प्लांट को, मतलब एनिमल या प्लांट को मारती नहीं है, उनसे बस उनका अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेती है उससे। तो क्या हो गया? सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो इतने कंसाइज मैटर में तुम्हें ये पूरा समझा दिया गया। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। देखो, ये डिपेंड करता है कि कैसी टाइप है और कैसी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की। अगर फूड स्टेशनरी है जैसे ग्रास, तो वो क्या कहते हैं, उनका एपरेटस अलग होगा, और अगर वो मूविंग है तो उसका चेस करने का बॉडी अलग होगा। जैसे तुम जैसे लायन को देखो, लायन के मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके लेग्स बहुत वो फास्ट होते हैं जिससे वो चेस कर सके। काऊ क्या होती है? काऊ बहुत हैवी होती है और वो धीरे धीरे चलती है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया? The range of strategies used by these organisms also differ. ठीक है, हाँ। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक टाइप होता है जो ब्रेक डाउन करता है आउटसाइड और फिर एब्जॉर्व करता है, इसका ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम हो गया। दूसरा क्या होता है? हम लोग जैसा, जो कि
पूरा टेक इन कर लेता है होल मटेरियल और बॉडी में ब्रेक करता है और जो वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग का फंक्शनिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड द फंक्शनिंग। जैसे हम लोग टेक इन तो कर सकते हैं सेलुलोज, लेकिन हम लोग की बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, उसको एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है। फिर एक पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट स्ट्रैटेजी भी होती है जिसमें वो एनिमल और प्लांट को मारते नहीं, उनसे बस न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, टेप फॉर्म, लीचेस, टिक्स और ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसमें से कोई भी 3-4 याद रखो, याद रहेगा, ठीक है। अब उस पार्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बदलती जाती है, बढ़ती जाती है, डिफरेंट होते जाता है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं सेलुलर लेवल पे, जैसे अमीबा एग्जांपल है। तो अमीबा क्या करता है ना, अमीबा की पूरी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करती है, अमीबा की जो बॉडी होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, जिनको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया। वो क्या करता है ना, वो जाता है, जैसे ही उसको फूड पार्टिकल मिलता है वो उसको सेंस कर लेता है और उसके पास जाके अपने ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको पकड़ने लग जाता है, उसके ऊपर अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेने लग जाता है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको एक फूड वैक्यूल में करके अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। और फिर इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, मैंने बताया था कि बायोकैटलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेक डाउन में, फिर वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को और फिर ये पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। समझे अमीबा का, समझे। अब इसको पढ़ के समझा देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डायग्राम में, ठीक है। क्या है, सिंस द फूड एंड द वे ऑफ ऑब्टेन डिफर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफर्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन टू द इंटायर सरफेस बाय द इंटायर सरफेस, ये पूरी सरफेस से ही ले रहा है, ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट बिकम्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे ह्यूमन के अंदर इतने ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं, माउथ का अपना फंक्शन है, टंग का अपना फंक्शन है, टीथ का अपना फंक्शन है, फूड पाइप का अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना फंक्शन है, हर का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन अमीबा तो एक सिंगल सेल्ड है तो वो बहुत आसानी से कर लेती है। अमीबा टेक्स इन द फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंशन ऑन द सेल सरफेस, ये सेल की सरफेस है, विच फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल, ये इसके ऊपर फ्यूज ओवर हो जाता है, मतलब इसको पकड़ लेता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, इसके ऊपर एक फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। इनसाइड वैक्यूल क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर एयर होती है, ठीक है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one, वही एंजाइम के थ्रू उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, into simpler one, which then diffuse into chloroplast। ये इंपॉर्टेंट लाइन आई। अब जो इसके अंदर इन्होंने ब्रेक डाउन किया ना, वो इसके अंदर वापस कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कह रहा हूँ, साइटोप्लास्ट, सॉरी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो हमारे सेल के अंदर का पूरा एरिया होता है, जो लिक्विडी एरिया होता है, हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर फिर ये डिफ्यूजन के माध्यम से पूरे सेल में फैल जाता है और जहाँ पे इसकी नीड होती है वहाँ पे ये चला जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस पे वापस ले जाया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। इन पैरामीशियम के क्या होते हैं, इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया पैरामीशियम में, ठीक है। विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिंगल सेल्ड है, ठीक है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, इसका शेप कोई डेफिनेट नहीं है, शेप चेंज कर रहा है, लेकिन पैरामीशियम का शेप डेफिनेट होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट, वो कोई स्पेसिफिक जगह से ही फूड लेता है, ये कहीं से भी फूड ले सकता है। इसको जैसे ही फूड मिला, ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ ले गया, उसको फैलाया, फ्यूज इन किया, उसको अंदर लिया, फूड वैक्यूल के अंदर लिया, फिर खाया उसको और फिर फेंक दिया, ठीक है। इसका सिस्टम बड़ा भयंकर है, लेकिन इन लोगों का सिस्टम जैसे हम लोग खाना मुंह से ही ले सकते हैं, कान से खाना नहीं खा लोगे, ठीक है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट, अब जहाँ पे उसको खाना चाहिए वहाँ पे वो फूड ले जाता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके पूरे इंटायर सेल के सरफेस पे, ठीक है। अब आओ भाई अपने सिस्टम पे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन लाइन होती है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, वो पूरे मुंह से लेके एनस तक एक्सटेंड करती है और इसके थ्रू ये पूरी जो पाइप होती है इसी में अपना पूरा डाइजेशन होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है, फिर इसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं और डाइजेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक्टिविटी है, ये सलाइवा के ऊपर ये एक्टिविटी है। इसमें हम लोग ये करेंगे कि क्या हो रहा है, सलाइवा क्या एक्शन करता है स्टार्च के ऊपर। तो क्या करता है सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा अपने स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि है सिंपल शुगर। ठीक है, ठीक है। तो परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी, तो इसको कैसे चेक करेंगे। स्टार्च तो हट गया, अब क्या कहते हैं सिंपल शुगर हो गया, तो वही आयोडीन टेस्ट करेंगे और पाएंगे कि जो स्टार्च पहले था उस पर आयोडीन कर रहे थे तो ब्लू आ रहा था, लेकिन एक बार जब उसमें सलाइवा ऐड कर दिए तो वो ब्लू कलर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। परफॉर्म कर लेते हैं ये वाली एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, आयोडीन डज नॉट टर्न स्टार्च ट्रीटेड विद सलाइवा इनटू ब्लू कलर। वो होगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर स्टार्च बचा ही नहीं है। स्टार्च कंटेन्स सलाइवा कंटेन्स सिल्वेरी एल्माइस एंजाइम। ये क्या करती है, जो एंजाइम होती है वो क्या करती है, वो अपने स्टार्च को डिग्रेड कर देती है इनटू सिंपल क्या कहते हैं शुगर। मैंने बताया था ना ये बायोकैटलिस्ट क्या करती हैं, ये ब्रेक डाउन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट को ब्रेक डाउन नहीं करना होता है, प्लांट को बिल्डअप करना होता है। हम लोग को क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, आयोडीन डज नॉट एक्ट ऑन सिंपल शुगर। सिंपल शुगर को वो टेस्ट नहीं कर सकता है। हैंस सोल्यूशन ट्रीटेड विद सलाइवा इज नॉट टर्न ब्लू। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या आया, सलाइवा डिग्रेड्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन का। अब देखो ह्यूमन में सबसे पहली तुम अपना स्ट्रक्चर, जैसे खुद तुम अपने आप को खुद समझो फिर ये समझो। पहले देखो तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट है पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, पिज़्ज़ा और अच्छा टॉपिंग लगा है उस पर तुम खा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम उस फूड को अपने माउथ में लाओगे। ठीक है, और फिर उसको तुम अपने जो तुम्हारे टीथ्स हैं उनसे तुम उसको च्यू करोगे। ठीक है, और ब्रेक डाउन करोगे। उसके बाद फिर तुम उसको क्या कहते हैं सलाइवा से मिक्स करोगे और उसको क्या कहते हैं मॉइस्ट कर दोगे ताकि वो हमारे फूड पाइप में कहीं हर्ट ना करे। फिर तुम उसको स्वॉलो कर लोगे अंदर, फिर वो एसोफेगस से अपने स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तो फिर वो धीरे धीरे पचना शुरू होता है। उसके बाद वो पचने के बाद फिर वो जाता है अपने क्या कहते हैं, नहीं सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, पचना शुरू होता है। मेनली जो मेन पचना शुरू होता है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं लिवर से, पैंक्रियास से और क्या कहते हैं बाइल डक्ट से, और सारे आके वहाँ पे उसको क्या करते हैं धीरे धीरे तोड़ते हैं। और फिर जो यहाँ पे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वेलाइज, जो क्या कहते हैं डिफ्यूजन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और फिर ब्लड के थ्रू, इसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। और जो वेस्ट फिर जो बचता है अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है अपने लॉन्ग इंटेस्टाइन में। लॉन्ग इंटेस्टाइन में से उससे वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए जाते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू एनस। ठीक है, समझे, मतलब एक ब्रीफ दे दिया, आप ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ रहेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर, सेम टेक्सचर, जो कि मतलब जैसे तुम कोई भी चीज़ खा रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा ही खा रहे हो और तुम रोटी खा रहे हो, तो दोनों एंड में एक बहुत मतलब स्लाइमी टाइप की स्ट्रक्चर में आ जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड, अब ये कैसे होता है, दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ द फूड विथ आवर टीथ। टीथ से हम लोग क्रश करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक दिस पैसेज स्मूथ, ताकि वो जब क्या कहते हैं वेट रहेगा तो उसका जो गीला रहेगा तो वो धीरे धीरे फिसल जाएगा, उसको कोई क्या कहते हैं फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब कोई हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बकवास है, यहाँ से देखते हैं। जो हमारे माउथ में सलाइवा फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उसको सलाइवा कहते हैं, और सलाइवा कहाँ से एक्सक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है अपना सलेवरी ग्लैंड से। ठीक है, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से, इसको याद रखो, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड इज वी इंटरेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। सबसे पहले क्या किया, उसका स्ट्रक्चर छोटा किया, उसको छोटे पार्ट में किया गया और उसको वेट किया गया। अब उसका धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नेचर कम करते जाएंगे, उसको सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे और फिर एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाएंगे जो पूरे बॉडी के सेल ले सकते हैं। यूनिफॉर्म फॉर्म तो आखिरी में रेस्पिरेशन करने के बाद, जब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा टूट जाता है, तब आता है वो अपने सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़ते कैसे हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो तोड़ते हैं। ठीक है, if it is to be absorbed from the alimentary canal, it is to be broken into smaller molecules, उसको छोटे छोटे molecules में तोड़ना पड़ेगा। This is done with the help of biocatalysts called enzymes, जो मैं समझा रहा था। The saliva contains an enzyme called salivary albuminase,
ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, इस एंजाइम का क्या काम होता है, इसका काम होता है इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्टार्च को तोड़ के ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सिंपल था, याद रहेगा, याद रखे हो इसको। 2-3 बार बोलो बोलो बोलो, बार बार बोलो। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है टू गिव सिंपल शुगर, ठीक है, सलाइवरी एलएमएस, ठीक है। अब क्या होता है, द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा, ताकि उसको ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, पूरे फूड में मिल जाए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा फूड है उसको प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह में डाला और निकल गए, ऐसा नहीं, धीरे 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 खाना चाहिए। अच्छे से उसको क्रश करना चाहिए और च्यू करना चाहिए। अच्छे से उसको सलाइवा से मिक्स करके फिर इंजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the जो हमारा टंग होता है, मस्कुलर टंग, जो हमारी टंग होती है वो उसको च्यूइंग में प्रोसेस में मदद करती है, ठीक है। मूव अराउंड कैसे होता है, वही टंग से, टंग ही से तो तुम मूव करते हो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलर मैनर। अब ये जो इस फूड को यहाँ से रेगुलर मैनर में, ऐसा नहीं कि यहाँ डाल रहे हैं फिर वो ऊपर आ जा रहा है, तब तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब उसका प्रोसेस एकदम रेगुलर मैनर में नीचे होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि ऐसे गिरा धड़ से बर्बाद हो गया, नहीं, धीरे 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 धीरे। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, वो पेरिस्टेलिस मूवमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, ये डेफिनेशन याद रखना जो अब मैं बता रहा हूँ। देखो, अब ये जो रेगुलर मैनर है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया कि पेरिस्टेलिस मूवमेंट जो होता है वो रेगुलर मैनर में होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, ताकि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, वो ईच पार्ट पे प्रॉपरली प्रोसेस हो जाए। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट मारा नीचे जाए, ठीक है, नहीं नहीं, धीरे 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 धीरे। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। याद रखो क्या हो रहा है, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिदमिकली, ताकि वो नीचे मूव करे, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, वो आगे उसको मूव करे, ठीक है, इसलिए रिदमिकली वो मूव कर रही है, ठीक है। दिस पेरिस्टेलिस मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट, मतलब माउथ से लेके गट तक, पूरे गट में ये प्रोसेस होता रहेगा, वरना वो वहीं पे स्टक रह जाएगा। फूड को मूव करना होगा ना, वरना वहीं पे स्टक नहीं रह जाएगा, इतने बड़े ट्यूब में वो कैसे जाएगा। इसीलिए कभी कभी पेट ऐसे ऐसे लगता है कि वो अकड़ रहा है और ऐसे हो रहे हैं, आवाज़ भी आती है कभी कभी, ठीक है, पेट के अंदर जो आवाज़ आती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, एसोफेगस, ये जो फूड पाइप है, ठीक है, और द एसोफेगस, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स। अब ये जो स्टमक है, ये ऐसे जब इसमें फूड नहीं होता है तो ये अपने फुल एक्सपेंशन में नहीं रहता है। इसके अंदर कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब इसमें फूड आता है तो ये फूल जाता है स्टमक, ये स्टमक फूल जाता है, ठीक है, ठीक है। The muscular wall of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juice. स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, और जो स्टमक की वॉल होती है वही इसको मिक्स करती है। जो फूड आया है माउथ के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू, इसके अंदर उसको मिक्स करता है किसके साथ, अपने डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ठीक है। अब इन डाइजेस्टिव जूसेस में कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है म्यूकस, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इन तीनों के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, और इसको ध्यान से सुनो। आप पूरा अपना 100% अटेंडेंस दो यहाँ पे, अटेंडेंस कह रहा हूँ, अटेंशन दो यहाँ पे, ठीक है। अपना फुल अटेंशन देना, अपना फुल अटेंशन, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हम लोग के जो डाइजेशन के फंक्शन होते हैं, जो स्टमक के अंदर होते हैं, उसको कौन टेक केयर करता है, उसकी जो टेक केयर करते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होते हैं, जैसे माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड थी, कौन सी थी, बताओ 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 बताओ, सलेवरी ग्लैंड्स थी कि नहीं थी, थी भैया, थी। सलेवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर थी। उसी तरीके से अपने स्टमक में भी एक ग्लैंड्स होती है, कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। माउथ की ग्लैंड क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी सलाइवस एलामिनेस। उसी तरीके से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये भी ढेर सारे से क्या कहते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहला वो क्या प्रोड्यूस करती है, रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। उसके बाद क्या रिलीज करती है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और क्या रिलीज करती है, म्यूकस, ठीक है, ठीक है, समझे। अब इन तीनों का ना स्पेसिफिक फंक्शन है और तीनों एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसको ध्यान से देखते हैं। पहले ये बताओ कौन कौन से 3 होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है।
अब क्या कहते हैं, कौन से ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जिसके ऊपर अपना पेप्सिन कर सकता है एक्शन। तो अपना प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है, ठीक है भैया। The hydrochloric acid acts as a acidic medium which facilitate the action of the enzyme of, क्या कहती है, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। और ये किस चीज़ की मदद कर रहा है, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन के एक्शन में ये मदद कर रहा है कि पेप्सिन अपना काम कर सकते हैं। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेशन करने में मदद करती है, ठीक है, ठीक है। अब इसके क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है जो कि करोड कर सकता है। हम लोगों ने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जो हम लोग की क्या कहते हैं एसिड होती है वो करोड कर देती है किसी भी सरफेस को। अगर इसीलिए एक वो बना रहता है ऐसे करके कि हाथ पे गिर जाएगा तो जल जाएगा हाथ, ठीक है, तो वो करोसिव होती है, तो अपना पेट को भी करोड कर देती है। तो उसको बचाने के लिए, पेट की लाइनिंग को बचाने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है म्यूकस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। हाँ, अब जैसे ये म्यूकस की जो प्रोडक्शन है अगर वो कम हो जाए तो हम लोग को अल्सर्स हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, वहाँ पे छाले हो जाते हैं इन एसिड के कारण। समझे, समझे? तो क्या है, इतना समझे, इतना समझे? पहले बताओ समझ रहे हो कि नहीं, सब समझ आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी के बाद क्या है, वी हैव ऑफन हर्ड, अरे ठीक है, एसिडिटी पता है, बचपन से पता है, मत सिखाओ। The exit of the food from the stomach is regulated by a spinal muscle. अब देखो, ये जो अपना फूड जो है ना वो स्टमक से जब निकलता है तो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा निकल जाए, थोड़ा 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 करके धीरे धीरे निकलता है। और ये जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड निकलता है उसको जो मसल रेगुलेट करती है, जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता था कौन सा, गार्ड सेल, उसी तरीके से स्टमक की जो ओपनिंग होती है एंड की, उसको जो कंट्रोल करता है वो स्पिंशल मसल करता है, ठीक है, विच रिलीज इट, जो फूड जो होता है उसको रिलीज करता है इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। और वो इतने छोटे पार्ट में कैसे आता है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव इसके अंदर कॉइलिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है। समझे, समझे भैया, समझे। क्या कहते हैं यहाँ पे आ गया ना, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, इतना ज़्यादा कॉइल्ड है। अब इनकी लेंथ डिफर करती है, जो एनिमल जिनको ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस वो करने होते हैं डाइजेस्ट, जो जितने मुश्किल सब्सटेंस जिनको डाइजेस्ट करने होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन उतना ही बड़ा होता है, और जिनको कम डिफिकल्ट सब्सटेंस क्या कहते हैं वो करना होता है डाइजेस्ट, उनके लिए छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ क्या गिवन है, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जैसे हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कहते हैं काऊ लोग कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, जो हर्बीवोरस होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं अपना सेलुलोज, ठीक है। अब मीट जो होता है, मीट को डाइजेस्ट करना ईजियर होता है, मीट को डाइजेस्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता है, वो उसके अंदर सेलुलोज जैसी चीज़ नहीं होती है, वो बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो अपने कार्निवोरस होते हैं जैसे टाइगर होती हैं, उनकी शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनकी लंबी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जो अपना डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद तो फाइनली जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे तो अपना क्या कहते हैं वाटर निकाला जाता है, मेन डाइजेशन का काम यहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गन के थ्रू अपने क्या कहते हैं एंजाइम्स आते हैं जो कि एक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन अपना एक स्लो प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fats. Small intestine में क्या क्या digest होता है, carbohydrate, protein and fat, ठीक है। It receives secretion from liver and pancreas for this purpose. इसके अंदर कहाँ से secretion आते हैं, liver से, मतलब bile duct से और अपने pancreas से, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, एसिडिक नेचर का है उसके ऊपर, क्योंकि पेप्सिन को काम करना था इसलिए वो एसिडिक नेचर का था। लेकिन अब यहाँ पे आएगा तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए उसको एल्कलाइन बनाया जाएगा, उसको एल्कलाइन बनाएगा। और एल्कलाइन बनाने के लिए जो काम करेगा, इसको एल्कलाइन बनाने में जो काम आएगा वो होगा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस।
जो होंगे वो इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो पढ़ें, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। पैंक्रियाटिक एंजाइम को इनके ऊपर एक्ट करने के लिए इसको क्या कहते हैं, एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। पैंक्रियाटिक जैसे उसमें था, उसमें पेप्सिन को एक्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक बना रहा था ताकि एक एसिडिक मीडियम हो पाए जिसपे अपना प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाए। लेकिन अब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। देख रहे हो कितना कंट्रोवर्शियल है। बाइल जूस फ्रॉम लिवर अकम्प्लिश दिस। बाइल जूस का क्या काम हो गया, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस का बस एक काम होता है कि वो एल्कलाइन करने में मदद करे और जो अपना फैट है, फैट की मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे छोटे मॉलिक्यूल में बाय बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ही अपना ब्रेक डाउन करती है फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लिवर अकम्प्लिश दिस, मतलब एल्कलाइन बनाता है इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, और फैट के ऊपर एक्ट करने में इसका काम होता है, ठीक है। फैट के ऊपर क्या काम करता है, फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। एंजाइम्स को उसके ऊपर एक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। तो क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट होता है ना, वो ब्रेक डाउन कर देता है ये जो फैटी मॉलिक्यूल्स के जो इतने बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन देम। अब ये जो एंजाइम है अभी उनके ऊपर एक्ट कर सकती है। कौन सी एंजाइम, लिपेस जो होती है वो इनके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं सिमिलर। हाँ, एमल्फिकेशन ऑफ सोप ऑन डर्ट, और इसका एमल्फिकेशन दोनों सेम टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, देखें, अब देखो, अब ये वाले याद रखना है, अब ये वाले जो एंजाइम्स आएंगे इनको याद रखना है कि किसका क्या फंक्शन होता है। The pancreas secretes pancreatic juice, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लिपेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लिपेस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। इमल्सिफाइड फैट को कौन करता है, अपना बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, ठीक है। The walls of a small intestine contains glands which secrete intestinal juice, ठीक है। अब जो ये क्या कहते हैं, अपने इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने इंटेस्टाइनल जूस भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो उसके एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इन एंजाइम्स प्रेजेंट द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन to amino acid, complex carbohydrate into glucose, and fat into fatty acid and glycerol. Protein to amino acid, complex carbohydrate into glucose, and fat into fatty acid and glycerol. याद रहेगा भैया, याद रहेगा। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिपेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इमल्सिफाइड फैट को। और इनके ऊपर कौन से एक्ट करते हैं, अपने क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करते हैं, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ दिस इंटेस्टाइन। अब इनके इंटेस्टाइन के अंदर अब यहीं से एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया उस फूड का, अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉन विलाइज। अब इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्वेशन के लिए। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉलर माइक्रोविलाइज, जो कि और इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। द स्मॉलर इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉन विलाइज विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया। अब विलाइज की खास क्या बात होती है, the villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food। अब यहीं से ब्लड में वो फूड जाना शुरू हो गया, ब्लड में वो डाइजेस्टेड फूड जाना शुरू हो गया, उसके बाद फिर ये ब्लड प्योरीफाई होने जाएगा, ठीक है।
The villi are richly supplied with blood vessels which takes the digestive food to each and every cell of the body. अब each and every cell of the body जाएगा जहाँ जहाँ उसकी नीड है, ठीक है. Where it is utilized for obtaining energy. अब इस एनर्जी इससे क्या होगा, एनर्जी ऑब्टेन होगी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यू एंड सेल एंड रिपेयरेशन ऑफ द ओल्ड टिश्यूज. जो टिश्यूज में दिक्कत आ रही है उसको रिपेयर करने में, ठीक है. अब जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, द अनअब्जॉर्ब फूड इज sent into the large intestine where more villi are there to absorb water from this material. अब उससे वाटर निकाला जा रहा है ताकि उस बॉडी को वाटर की बहुत नीड होती है. कितना परसेंट होता है, कमेंट करना नीचे कि कितना परसेंट वाटर होता है बॉडी में, ठीक है. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय एनस स्प्रिंचल. जैसे इसमें था, क्या कहते हैं, स्टमक के नीचे वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. वैसे ही एनस भी करता है. एनस भी स्प्रिंचल होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है, ठीक है. ठीक है. अब डेंटल केयर के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं. डिड यू नो में कि बैक्टीरियाज क्या करते हैं दांत में. हम लोग अभी क्योंकि डाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो दांत इंपॉर्टेंट होते हैं. डेंटल केयर्स और टूथ डिकेज causes gradual softening of the enamel and the dentine. एनामल क्या होता है, ये जो हार्ड कैल्शियम की कवरिंग होती है दांत की, वो डिके हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया उनको इरोड कर देते हैं और डीमिनरलाइज कर देती है. उसके कारण दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें कैविटी हो जाती है, ठीक है. तो वो सब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. When bacteria acts on sugar produced acid, जब बैक्टीरिया शुगर को एक्ट करती है, मतलब अपने फूड के लिए लेती है, तो बाई प्रोडक्ट में वो एसिड क्रिएट करती है. दैट सॉफ्ट और डीमिनरलाइज द इनामल को डीमिनरलाइज कर देती है, कैल्शियम कम कर देती है एसिड, ठीक है. रिएक्ट कर देता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है. मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर विद फूड प्लैक स्टेक टू द टीथ. अब यही होता है जो काला काला हो जाता है दांत के अंदर, वो टूथ डिके जो बैक्टीरिया होती है, कैविटी जो होती है, वो यही होता है. फॉर्म्स डेंटल प्लैक, जो कि कैविटी क्या होती है, वो ओपनिंग होती है, वो जो मतलब दांत में एक होल टाइप हो जाता है, उसके अंदर ये प्लाक घुस जाता है, ठीक है. इसीलिए ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रश करते रहो. सलाइवा कांट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द क्या कहते हैं, एक सेकेंड. Saliva can't reach the tooth surface to neutralize the acid to as plaque covers the tooth. अब प्लाक कवर कर लेता है टूथ को, तो सलाइवा वहाँ घुस नहीं पाता है, तो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो टूथ दिखे शुरू हो जाता है. और असली टूथ दिखे तो तब पता चलता है इंसान को, जब वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है, जब एकदम दर्द टूथ दिखे होते होते नर्व्स तक पहुँच जाता है वो दिखे, तब मेन दिक्कत आती है, ठीक है. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक रिमूव करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है. बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द एसिड, ठीक है. इफ अनट्रीटेड, अब एसिड प्रोड्यूस होता है तो ये डीमिनरलाइज हो जाते हैं, जो कि बहुत दिक्कत है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द प्लाक, ठीक है. अब इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे एंड कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन. अब दांत के अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, सड़ जाएगा दांत, ठीक है. अब आओ उस पार्ट पे जो कि तुमको याद रखने में मदद करेगा कि इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब उसको याद कैसे रखें. तो एक माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप, ठीक है. माइंड मैप समझो अब इसको कैसे याद रखना है, ठीक है. इसकी फ़ोटो खींचना हो तो खींच सकते हो, ऐसे मुश्किल है खींचना इसकी फ़ोटो, तो मैं एक पेज में मैं समझा नहीं पाऊँगा ना, फ़ोटो के फॉर्म में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन समझते हैं, ठीक है. तो क्या पार्ट आज हम लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रिशन, ठीक है. न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड और एनर्जी जो कि हम लोगों को चाहिए, ठीक है. अब क्यों चाहिए, वी नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर स्टफ नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है. ठीक है. और क्या, वी नीड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज, जो हम लोग की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन बॉडी, ताकि जिंदा रहो तुम, ठीक है. ठीक है. अब न्यूट्रिशन कैसे डिफर होता है ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन बेस यूज. वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कैसे यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है, तो वो ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे और हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे. ऑटोट्रॉफ में कैसे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. लेकिन हम लोगों में कैसा यूज होता है, हम लोग में ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है. तो ऑटोट्रॉफ्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं.
ऑटोट्रॉफ्स दे यूज इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है, इनके अंदर ग्रीन प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस फुलफिल करता है। फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे आप ये 3 स्टेप हमेशा याद रखोगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? इस एक्शन में क्लोरोफिल सनलाइट को अपने एब्जॉर्व कर रहा है, फिर ये सनलाइट क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है? इस वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दे रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर ये जो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है किसमें? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 स्टेप हो गए। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद अब ऑटोट्रॉफ्स में और क्या होते हैं? इनके जो और मटेरियल रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, तो कैसे वो यूज होते हैं? वो सॉइल के थ्रू आते हैं। इनके सारे और अदर मटेरियल जैसे वाटर हो गए, इनके नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब सॉइल के थ्रू मिलता है। वाटर मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये सब सॉइल के थ्रू इनको मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड एंड इट इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट में वो किस फॉर्म में होती है? रिजर्व, इंटरनल एनर्जी रिजर्व किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर्म में। और ह्यूमन में एनर्जी रिजर्व कैसा होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स इनके स्टार्च फॉर्म में होता है और हम लोग के में इंटरनल एनर्जी रिजर्व ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफ्स देखते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स को। हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट यूजेस ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स the organism which utilize complex substance to fulfill their energy and material requirement are called heterotrophs, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स, फंगाई, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस कैसे आता है? हेट्रोट्रॉफ्स में इनके अंदर डिफरेंस आता है ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब जैसे क्या कहते हैं, टाइप और अवेलेबिलिटी चेंज होता है तो लॉयन का अलग होगा, काऊ का अलग होगा, ह्यूमन का अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब और ज्यादा डिफरेंट कैसे हो जाता है? इस फॉर्म में देखो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट, जैसे ब्रेड मोल्ड था, जो फंगाइज जो थे, जैसे ईस्ट था, मशरूम था, ये सब ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड और फिर अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ और जो होते हैं दे टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी, जैसे हम ह्यूमन, ठीक है। और जो होते हैं वो कैसे करते हैं? वो मारते नहीं है, वो लोग बस उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं प्लांट और एनिमल से, पैरासाइटिक फॉर्म में, ठीक है। ये जैसे लीचेस हो गए, टिक्स हो गए, ठीक है, टेप वॉर्म्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अब ह्यूमन का देखो, ह्यूमन का मैंने एक पेज में समझाने की कोशिश किया है, छोटे में बहुत अच्छे से आ रहा है ना पूरा ये इस पार्ट का। हाँ, ह्यूमन का देखो अब, ठीक है। ह्यूमन का एक बार तुम अपना वापस रिवाइज कर लो ब्रेन में, पूरा एक माइंड मैप बना लो ह्यूमन का कि क्या करते हो तुम। सबसे पहले खाते हो, दांत तुम्हारा क्या क्या करता है, वो सब सारे प्रोसेस एक बार खुद सोचो जो इतने देर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। भाई साहब बोल बोल के गला खराब हो गया है यार 1000 सब्सक्राइबर तो बनते हैं यार, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे हैं यार, प्लीज़ बढ़ाओ, प्लीज़ शेयर करो प्लीज़, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। अभी ना एक और सीरीज़ मैं निकालूंगा इसी में जो कि शॉर्ट रिवीजन्स करवाएगा। जैसे ये तो पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन था ना, फिर एक निकलेगा हर हफ्ते में एक ऐसा वीडियो निकलेगा जो शॉर्ट रिवीजन कराएगा, अपने जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको शॉर्ट रिवीजन में करा देगा, ठीक है। ह्यूमन्स का देखते हैं, ह्यूमन्स में सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है? टंग होता है। टंग के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी एमिलेस क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। याद है। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है जिसके अंदर टीथ होती है। ये पूछ सकते हैं बकल कैविटी का, क्योंकि और कहीं नहीं मेंशन है, यही मेंशन है, टीथ होता है, ठीक है। वो क्या करता है? क्रशिंग ऑफ द फूड विथ आवर टीथ, ठीक है।
फिर क्या होता है, फूड यहाँ से जब वेट हो जाता है और अच्छे से एक सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है, तो फिर वो इनगल्फ हो जाता है अंदर और वो एसोफेगस में आता है। एसोफेगस में क्या होता है, मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, ठीक है। पूरे गट में ही पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, कहीं पे पेरिस्टालिस मूवमेंट नहीं रुकता। पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल टू मूव इट फॉरवर्ड, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टमक में आता है। स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। समझे। म्यूकस ही कभी कभी कम हो जाता है तो अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। स्टमक्स के बाद स्टमक के यहाँ पे होता है, क्या होता है, कौन सी होती है, स्पिंट्रल मसल होती है। वो क्या करती है, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड सेंड करती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से, क्या कहते हैं, अपने पैंक्रियास से, अपने लिवर बाइल डक्ट से अपने ढेर सारे वो आते हैं, फ्लूइड्स आते हैं, ठीक है। जैसे बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट क्या प्रोड्यूस करती है, कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करती है, वो बस बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। और बाइल सॉल्ट क्या करती है, इसके अंदर जाके एक अल्कलाइन मीडियम कर देती है, जिसके ऊपर क्या एक्ट करता है, अपना ये क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस काम कर सकता है, जिसके ऊपर पैंक्रियाट्स के जूस जो होते हैं वो अपना एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। ये भगवान, गला खराब हो गया बोलते बोलते मेरा। हाँ, क्या हो गया, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और क्या कहते हैं, पैंक्रियास से और बाइल डक्ट से अपने जूसेस आते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब पैंक्रियास का डिस्कस करते हैं थोड़ा ध्यान से। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करती है, डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। एंड लिपेस क्या करती है, जो इमल्सिफाइड फैट, जो कि बाइल सॉल्ट इमल्सिफाई करती है फैट को, उसके ऊपर अपना काम करती है, ठीक है, ब्रेक डाउन करती है उसका, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर देखते हैं। इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, किस चीज़ का intestinal juice which contains enzyme that converts protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। याद रहेगा भैया। और बाइल जूस क्या करती है, बाइल जूस हेल्प्स इन मेकिंग फूड एल्कलाइन। बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत ढेर सारे वेलाइज होते हैं जो कि एब्जॉर्व कर लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। और फिर वो डिफरेंट एनर्जी देने के काम आता है, न्यू रिपेयरमेंट के काम आता है, नया बनाने के काम आता है, काफ़ी काम आता है। और फिर जो यहाँ पे अनअब्जॉर्व फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उसके क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल उससे एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे वेलाइज होते हैं। और फिर फाइनली जो अनअब्जॉर्व और हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको हम लोग एजेक्ट आउट कर देते हैं 5 और एनएस में क्या होते हैं, एनएस स्प्रिंचुअल, जो कि क्या करता है, मूवमेंट करता है, एक मसल होती है जो कि स्मॉल अमाउंट में रिलीज करती है उसको। तो इतना याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा, बताओ याद रहेगा भैया, याद रहेगा। इस पेज की फ़ोटो अगर खींच सको तो खींच लो, ठीक है, खींच लोगे। अब आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, आखिरी पार्ट, उसके बाद रेस्पिरेशन अगले वीडियो में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देख लो। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको तो हम लोगों ने इतने डिटेल में किया कि कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आता है ना इतना, ये मत करना भैया नहीं आता। तो जिन लोगों को नहीं आता वो लोग देख लो आंसर क्या है। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू फुलफिल देयर एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं अपने एनर्जी और मटेरियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर एनिमल्स और फंगाई आते हैं। इसको तुम एक पूरा वो बना के समझाना, क्या कहते हैं, वो जो डिवीजन होता है ऐसे, जिसके अंदर अच्छे से लिख के बताते हैं, वैसे बताना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे नहीं करते, मैंने ऐसे बता दिया इसमें, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिव नहीं बनना था ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब देखो कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के अंदर तो इतने ही होते हैं ना, वरना और भी होते हैं जो मिनरल्स होते हैं, वो भी सॉइल से ही आते हैं। लेकिन अब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, उसको एनवायरनमेंट से मिलता है, और जो कि स्टोमेटा से वो सांस लेता है, मतलब उसको इनटेक करता है। प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्टोमेटा
फिर वाटर कहाँ से आता है, वाटर, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द क्या कहते हैं, लीव्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम के थ्रू वो जाता है, ठीक है। सनलाइट कहाँ से आता है, सनलाइट सन से आता है और क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, क्या आंसर होगा, आंसर होगा द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक इज टू मेक अ एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन की एक्टिवेशन के अंदर काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बताया था ना, मैंने बताया था ना। और एक और काम होता है, वो क्या होता है, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन। अब एसिडिक मीडियम होता है तो बैक्टीरिया मर जाएगी, वो तो कहेगी भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। पेप्सिन का ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है पेप्सिन वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, What is the function of the digestive enzymes? Digestive enzymes का क्या काम होता है, ये तो मैंने इतने डिटेल में इसको बताया है। बायोकैटलिट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ताकि हम लोग उसको अब्जॉर्व कर सकें। द फूड वी ईट इज इन कॉम्प्लेक्स नेचर, दैट इज इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डाइजेस्टिव enzymes are biocatalysts that break down these food complex molecule into smaller simpler molecules so that they can be absorbed by the walls of the intestine, ठीक है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है ना ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्जॉर्ब फूड। अब ये कैसे होते हैं, इनके अंदर विलाइज होते हैं जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, ये मैक्सिमम सरफेस एरिया दे देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड इट्स ट्रांसफर इनटू द ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी। फॉर दिस the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. Villi are literally supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body. जय राम जी की, हो गया भैया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। अब एक बार वो देख लेते हैं, अपने जो क्वेश्चन आया था देख लेते हैं सैम्पल पेपर में, सैम्पल पेपर साइंस, ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं था, इसके ऊपर था शायद से, हाँ यहाँ था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन। ये जो अभी बताया था वही आंसर है, कैसे अडेप्टेड होती है, उसके अंदर ढेर सारे न्यूमरस ये जो अभी बताया था वही क्वेश्चन था, उसका एकदम डायरेक्ट छाप दोगे, इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। और तुम ये वाला आंसर भी कर सकते हो कि आउट ऑफ गोट एंड टाइगर विच वन विल हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, कमेंट डाउन करो, कमेंट डाउन करो, पॉज करके कमेंट करो। कर दिया, किसके पास होगी भैया, टाइगर के पास होगी। क्यों, क्योंकि टाइगर को इसको खाना है, मीट को खाना है, मीट को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो अपनी गोट है, गोट को ग्रास खाना होता है, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इनके पास लॉन्गर डाइजेस्टिव एंजाइम होगी। और किसके पास शॉर्टर होगी, शॉर्टर टाइगर के पास होगी, लॉन्गर किसके पास होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने गोट के पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। लॉन्ग इंटेस्टाइन हो गई अपने गोट के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई अपने क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई टाइगर के पास, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई अपने गोट के पास। गोट के पास क्यों होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है अपना सेलुलोज को, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, वेयर एज टाइगर को मीट डाइजेस्ट करना है, मीट को डाइजेस्ट करना मुश्किल नहीं होता है। जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर, भाड़ में जाए कर दिया। फिर रोल ऑफ पैंक्रियास इन डाइजेशन ऑफ द फूड, भाई साहब इतना इजी आ गया, डाइजेशन ऑफ द फूड में आता ही यार। पैंक्रियास का क्या होता है, एक तो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं अपना क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है अपना क्या, डाइजेस्ट, पैंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन और लिपेज, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन के अंदर क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपेज का क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ एमल्सिफाइड फैट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी तुमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय, कहाँ से आती है, डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है, ठीक है। और कौन सा था, शायद से एक और बचा है, बस एक और क्वेश्चन था, कहीं पे तो था, ठीक है,
हाँ, ये 2 क्वेश्चन थे। ये वाला, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जस्टिफाई योर आंसर, बताया ही था। जैसे अपना क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एक मीडियम प्रोड्यूस करता है जिसके ऊपर दूसरी चीज़ एक्ट कर सकते हैं। क्या करता है बाइल जूस? बाइल जूस क्रिएट एन अल्कलाइन मीडियम जिसके ऊपर पैंक्रियाटिक जूस अपना एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। और भी एक काम होता है, बाइल सॉल्ट जो होती है, बाइल सॉल्ट वैसे इसमें पूछा नहीं है, जूस पूछा है, बाइल सॉल्ट का नहीं बताता हूँ, लेकिन बताना हो तो बता सकते हो। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो उसमें देखेंगे हार्ट वाला, ये वाला भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर तुमने यहाँ पे सिक्योर कर लिया, फिर 2 नंबर इससे सिक्योर कर लोगे। देखो कितना हलवा सवाल था, इसको हम लोगों ने कितने आसानी से बस वो रिएक्शन से याद कर लिया था। स्टेट द इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर? नहीं, एसेंशियल नहीं होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, वही वाला अपना पूरा रिएक्शन लिखोगे, उसमें तुम्हें सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल अपना क्या कहते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या करता है, केमिकल एनर्जी चेंज कर देता है अपने किसको चेंज करता है, अपने स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट कर देते किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अपना होता है, हाइड्रोजन जाके अपना एक जगह हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो जाके अपना क्या कर देता है, अपना क्या कर देता है, क्या कर देता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, सारे स्टेप्स याद रहेंगे। फिर से बताऊं, फिर से बताता हूँ। हे भगवान, गिव मी द पावर। हाँ, सबसे पहला स्टेप, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स दी सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी से कन्वर्ट कर देता है अपने कौन से एनर्जी में, अपने केमिकल एनर्जी में। फिर ये केमिकल एनर्जी ब्रेक डाउन करती है वाटर मॉलिक्यूल को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन जाके रेडिएशन कर देता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि है ग्लूकोज। खत्म हो गए 3 प्रोसेस। इज दिस एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर दी अदर? नहीं, कहीं घंटा जरूरी है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। तो यार इसी के साथ समाप्त करते हैं अपना इस लेक्चर को, और कर रहे हैं हम लोग अभी धीरे धीरे हर चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। भाई सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तुम लोगों की। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग का क्या हो गया, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अपना क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। एकदम डिटेल में कर रहे हैं, और फिर एंड में हम लोग एक वो वाला पार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, क्विक रिविजन वाला, जिसके अंदर हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। तो तुम लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे तुम लोग को नोटिफाई होता रहे। ठीक है, और इसी के साथ समाप्त लेते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और मज़ा आई तो कमेंट करो। ठीक है, बाय। #BeOfSty।